नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, 2024 का चुनाव सामने है। तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिशें कर रही हैं इस चुनाव को जीतने के लिए और सबने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें, तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी हाल ही में दिल्ली में मीटिंग हुई, प्रभारियों सह प्रभारियों की मीटिंग हुई, स्ट्रैटेजी बनी, तमाम तरह की बातचीत वहां पर हुई और आज इस सारे मामले को लेकर, चुनाव को लेकर क्या गतिविधियां हो रही हैं, इन सब बातचीत को लेकर हम बात करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ एक बेहद महत्वपूर्ण मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उड़ीसा के प्रभारी हैं विजय सिंह तोमर साहब। विजय पाल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। धन्यवाद मोहसिन भाई। कैसे हैं आप? एकदम भाई। सबसे पहले तो तैयारियां पुरजोर तरीके से आपकी तरफ से शुरुआत हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है। अभी हाल ही में मीटिंग भी हुई, क्या बातचीत हुई? देखिए, मीटिंग में तो वैसे तो हमारी रूटीन मीटिंग होती है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, उन निर्णयों को धरातल पर कैसे उतारा जाए, इसके संबंध में ही प्रभारियों को बुलाया गया था, प्रभारी से प्रभारियों को, कि अपने अपने प्रदेश में जाकर उन सब निर्णयों का सही तरह से धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। आप इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, किस तरीके से हो से चीज़ों को, जो भी आपके निर्णय लिए गए होंगे उन्हें एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, इसके बारे में वहाँ पर बातचीत मुख्यतः से हुई। हाँ, उड़ीसा की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। हम तमाम भारतीय जनता पार्टी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि पश्चिमी यूपी से आप आते हैं। उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। किसान आंदोलन चल रहा है, आप किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हाल ही में प्रभारियों की मीटिंग हुई, आपने बताया भी वहां पर आगे किस तरीके से काम करना है, उसे लेकर योजना तैयार करी गई। उड़ीसा की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आप वहां के प्रभारी हैं। आपने कहा कि उड़ीसा में अब की बार जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और फिर विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, दोनों में भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी के साथ वहां पर सरकार बनाएगी, सीटें लाएगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ वहाँ पर जो ग्राउंड पर है, अंडर करंट है, वो बीजेपी के पक्ष में है। आपने आंकड़ा भी वही दिया। नहीं, बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ पूरे देश में मोदी जी के नाम पर एक हवा है, और तो उड़ीसा भी उससे अछूता नहीं है। उड़ीसा के अंदर मैं ऐसा मानता हूँ, हम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने आंकड़ा भी दिया कि 147 में से 80 से अधिक सीटें विधानसभा में और 21 में से 16 सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मेरा व्यक्तिगत आकलन है, ये कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा आकलन है। अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में 2 साल से मैं वहाँ घूम रहा हूँ। मेरा ऐसा आकलन है कि हम स्पष्ट बहुमत 80 से अधिक एमएलए हमारे आएंगे और 16 से अधिक सांसद आएंगे। क्योंकि वहाँ की जनता ये जानती है कि जितनी मोदी जी की योजनाएं हैं, उनका सही से वहाँ लागू नहीं की गई हैं। वो मोदी जी की योजनाओं पे अपने ठप्पे लगाने का काम कर रही है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। जैसे वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना है, सारा पैसा केंद्र का जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं लिखी जाएगी, प्रे-आ-यो ये लिख रहे थे। हमने कहा नहीं, इसको हटाइएगा। प्रे-आ-यो क्या होता पता नहीं, ताकि लोगों को भ्रम रहे, पता नहीं चले ये प्रधानमंत्री का दिया हुआ पैसा है। किसान सम्मान निधि है, जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक नहीं कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की योजना है, 5 लाख रुपए का गरीब लोगों को लाभ मिले, वो वहाँ लागू नहीं है। इसलिए लागू है, वो कहते हैं हमारी स्टेट की योजना है। स्टेट की योजना का, स्टेट का कार्ड लेके उड़ीसा के बाहर जाएगा इलाज कर रहे हैं, तो उस गरीब का इलाज कहीं होगा नहीं। केंद्र का आयुष्मान भारत का कार्ड होगा तो देश में जहाँ जाएगा वहीं लाभ मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में जैसे अपनी स्टेट की योजना है आरोग्य वाली, लेकिन वहाँ दोनों लागू गए। इसी तरह अन्य ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र का जितना पैसा जा रहा है वो सही लोगों को पता चल गया कि पैसा मोदी जी दे रहे हैं, लाभ मोदी जी दे रहे हैं, किसान सम्मान मोदी जी दे रहे हैं, फर्टिलाइजर्स पर बड़ी सब्सिडी मोदी जी दे रहे हैं, गरीबों को आवास मोदी जी की वजह से मिले हैं, शौचालय बने हैं, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन, अब लोगों की समझ में आ गया है, वो लोग परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी और नवीन पटनायक दोनों एक हैं। देखिए, ऐसा इसलिए कह सकते हैं
लोग इसलिए अंदाज़ा लगाते हैं, वहाँ भी बहुत दिन ऐसा परसेप्शन रहा था कि मेरिट के आधार पर केंद्र में नवीन पटनायक के सांसदों ने बीजेपी की सरकार का समर्थन किया। जहाँ उन्हें लगा कि ये काम ठीक है तो उन्होंने समर्थन किया, लेकिन ग्राउंड पर तो लोग ये समझते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ऊपर कुछ है ऐसा, पर वो सच्चाई ये है वो अब दूर हो चुकी, लोगों को पता चल चुका, और वो इससे मतलब नहीं है। वो चाहते हैं डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ अधिक लाभ हो रहा है, किसान सम्मान निधि पूरी मिल रही है, आयुष्मान कार्ड पूरा मिल रहा है, ये आम लोगों की समझ में आ गई। यानी आमने सामने का चुनाव होगा आपकी बार? मैं ऐसा मानता हूँ कि अपर हैंड बीजेपी का रहने वाला। कोई गठबंधन नहीं? ये तो मेरा विषय नहीं है। जहाँ तक गठबंधन का प्रश्न है, देखिए ये मैं इस स्तर का न नेता हूँ, ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है। वो ठीक है, लेकिन आप जमीन जो भी तय करता है हम उसको जमीन पर उतारने का 100% लागू करने का हमारा दायित्व बनता है। वह बखूबी निभाते हैं, और आप ऐसे नेता माने जाते हैं जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की नब्ज को समझते हैं। इसलिए एक सवाल और आपसे, उसके बाद हम उत्तर में आ जाएंगे। अब की बार ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव उत्तर बनाम दक्षिण होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये पहली बार ऐसा होगा जो जिस तरह से उत्तर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी तरह दक्षिण में होने जा रही है। जो साउथ के स्टेट्स हैं, और ये भी जो क्या कहेंगे इसे पश्चिम कह सकते हैं हम, बंगाल और झारखंड, ये अपना उड़ीसा, ये जितने स्टेट हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर की तरह ही परफॉर्म करने जा रही है। ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में खाता खोल सकती है? ये नहीं, ये कहो ऐसा कौन सा स्टेट है जहां खाता नहीं खुलेगा। मैं कहता हूं सब स्टेट में बीजेपी का खाता खुलेगा। नॉर्थ ईस्ट में देखिए भारतीय जनता पार्टी है पूरी तरह से, और साउथ में कर्नाटक हमारे पास पहले भी रहा है। अभी लोकसभा जब चुनाव देखेंगे आश्चर्यजनक परिणाम आने वाले हैं, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे ये हो या तमिलनाडु हो, तो साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। तेलंगाना में इस बार भी सीट है आपके पास, उड़ीसा में भी है। सवाल ये मैंने इसलिए किया, और मैं सवाल को रिफ्रेम कर देता हूं कि मोदी जी इस बार नारा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें 370 से ज़्यादा और एनडीए की सीटें 400 से ज़्यादा। तो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका कहना यह है कि उत्तर में तो चरम पर हैं, पीक पर हैं अपने, तो सीट वो जो बढ़ेंगी वो साउथ में ही बढ़ेंगी। हाँ, निश्चित। तो साउथ में ऐसे कौन से स्टेट हैं, कौन से राज्य हैं जहां पर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इन राज्यों से सीटें बढ़ के आएंगी? मैं मानता हूं तेलंगाना में भी बढ़ेगी, आंध्र में भी बढ़ेगी, और हमारा उड़ीसा में बढ़ेगी, बंगाल में बढ़ेगी। बंगाल में भी बढ़ेंगी? बंगाल में पूरी बढ़ेगी, उम्मीद है। निश्चित बढ़ेगी। कितनी सीटें मान के चल रहे हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ ममता बहुत परेशान है, ममता दीदी परेशान हैं, और अब आप देख रहे हो जो वहाँ हो रहे हैं, क्योंकि कोई जनता त्रस्त है वहाँ। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ बिल्कुल उलट होने जा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ममता से अधिक सीट जीत जाएगी। आप यूपी से आते हैं, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के अंदर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई थी और किसानों के जीवन को बहुत अच्छे से समझते हैं। किसान आंदोलन पहले भी चला, इसी सरकार के अंदर दोबारा से किसान आंदोलन की शुरुआत करी जा रही है। मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। क्या लग रहा है आपको कि ये किसानों की समस्या है या स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है? आपका क्या मानना है? हाँ देखिए खान साहब, ये जो है मोहसिन भाई, जब पिछली बार आंदोलन चला था, जब चुनाव से पहले ही आंदोलन चलता है, तो जब आंदोलन चल रहा था उस साल पिछले दशक का सबसे अधिक खाद्यान्न पैदा हुआ। यदि किसान दिल्ली आंदोलन पर बैठे तो खाद्यान्न किसने पैदा कर दिया? उस समय भी यही लोग थे, और सब आंदोलन में यही रहते हैं। तो ये आंदोलन, मैं ऐसा नहीं किसान आंदोलन के पक्ष में नहीं हूँ। यदि किसान की जेन्युइन मांग है, मैं भी कई बार आंदोलन में चौधरी चरण सिंह के साथ रहा, आंदोलन में शामिल रहा, जेल भी गई, गिरफ्तारी भी दी, मांग भी हुई, लेकिन उसका तरीका है। उसके लिए कोई बख्तरबंद गाड़ी लेके नहीं जाया जाता आंदोलन को, उसके लिए कोई हथियार लेके नहीं चल सकते। जिस तरह से ये आंदोलन हुआ, ये 26 जनवरी को पिछले आंदोलन में हुआ, ये आंदोलन नहीं थे, ये अराजक तत्व थे। हाँ,
इनके साथ कुछ भले लोग गुमराह होकर आ जाते हैं। इसीलिए ये सारा का सारा जब वो राजनीतिक प्रेरित आंदोलन दिखाई देता है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले 10 वर्ष में मोदी जी की सरकार में किसान के लिए जितना काम हुआ है, इतना 50-60 साल के यूपीए और कांग्रेस के राज में नहीं हुआ। यदि उस समय हुआ होता तो आज ये आवश्यकता ही किसान की नहीं थी। किसान की स्थिति यदि मजदूर से नीचे आई तो इसके लिए जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने 50-60 साल देश पर राज किया था। लेकिन किसानों का आरोप ये है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया। जब आंदोलन पे वो बैठे थे और जब आंदोलन खत्म किया गया तो सरकार ने भरोसा दिया था कि एमएसपी की मांग मानी जाएगी, जो उनके ऊपर मुकदमे लगे हैं वो खत्म किए जाएंगे, लखीमपुर खीरी में जिनकी मौत हुई है उन्हें 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये इस तरह के आरोप किसान लगा रहे हैं जो आंदोलन में बैठने की बात कर रहे हैं। जो आंदोलन में बैठने की बात कर रहे हैं, उस समय भी उन्होंने कहा था, मैं ये पूछना चाहता हूँ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो 6 में आई थी, जिस रिपोर्ट में ये कहते हैं कि लागत का 1.5 गुना देंगे, मोदी जी ने लागू की, तो 6 से 14 तक तो राज यूपीए का था, क्यों उन्होंने लागू नहीं की? और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का मतलब लागत का 1.5 गुना देना, किसानों की आमदनी को 2 गुने से अधिक कराने का काम मोदी जी ने किया। किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये सालाना दी जा रही है, और 11 करोड़ किसानों को अब तक 2,80,000 करोड़ उनके खातों में सीधा जा चुका। ये किसने दिया? मोदी जी ने दिया। उन्होंने तो दिया नहीं है। मोदी जी जब आए 54% जमीन में सिंचाई के साधन नहीं थे। 50 साल तक क्या किया उन्होंने? क्यों नहीं एमएसपी दी? और अब कहते हैं स्वामीनाथन के आयोग की पूरी रिपोर्ट लागू नहीं है। पढ़ी है इन्होंने? उनका कहना 85% उनका कहना यही है, मैं चाहता हूं सही बात जनता तक पहुंच जाए। उनका कहना यही है कि जिन एमएस स्वामीनाथन को भारत सरकार ने भारत रत्न दिया, उनकी कमेटी की रिपोर्ट को ही सरकार लागू करने को तैयार नहीं। उनकी कमेटी की रिपोर्ट के 85% तो लागू कर दिया गया है। और खुद स्वामीनाथन जी ने मरने से पहले, जब पिछला आंदोलन था और जब ये दिया था, तभी ये कहा था कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और फिर मैं ये कहता हूँ, पिछले 15 वर्ष में जो आयोग बने किसान सुधार के लिए, कृषि पर सुधार के लिए, पहला आयोग बना गुरुलाल की अध्यक्षता में, दूसरा बना डॉक्टर एस.सी. जैन की अध्यक्षता में, तीसरा बना डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलवालिया की अध्यक्षता में, चौथा बना डॉक्टर एम स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। सभी आयोगों की सिफारिश क्या थी? सभी आयोगों की सिफारिश थी किसान को एक मंडी के अलावा भी कोई मंच मिलना चाहिए, बाहर बाजार खुलना चाहिए। सभी की सिफारिश थी किसानों की रेस्ट्रिक्शंस खत्म होनी चाहिए। इनका कोई किसान के हित की बात नहीं थी। ये राजनीतिक कारण है। किसान के हित की तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हमने तो राष्ट्रीय हित में लागू किए थे। यानी एक तो जो बात वो कह रहे हैं, वो एक जो कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमएस स्वामीनाथन जिन्हें भारत सरकार भारत रत्न दे रही है, उनकी कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है सरकार। ये आप गलत है। जो ये ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं पढ़ी है। 85% उसका लागू कर दिया गया। मैं ये कह रहा हूं, तो इन्होंने क्यों नहीं लागू किया इतना? हमने लागत का 1.5 गुना दिया। अब वो क्या कहते हैं, C2 लागू करो। उन्हें पता नहीं C2 क्या है। मतलब जो मेरे पास ज़मीन है, इस ज़मीन पे सालाना जितने रुपए की ज़मीन है उस पर ब्याज कितना होता है वो और इसमें जोड़ो। अभी तक ये है कि किसान ने जितनी लागत लगाई है, वो किसान की अपनी मेहनत जो है, ये सारे संसाधन उसमें जो खर्च किए हैं, वो उस टोटल लागत का ये हमारी सरकार ने नहीं किया। पिछली सरकारों के टाइम से एक CACP है, उसका हर साल वो भेजती है कि इतनी लागत आई, उसका 1.5 गुना हमारी सरकार ने देना शुरू किया। और 1.5 से कम नहीं देंगे, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना दे रहे हैं। इनकी सरकार ने क्यों नहीं किया? यानी आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि ये आंदोलन एमएसपी के लिए नहीं, मोदी जी के ग्राफ को गिराने के लिए है? ये जैसा मैं नहीं कह रहा, उन्होंने उनके एक नेता ने कहा कि राम मंदिर के बाद मोदी जी की ऐसी लहर है, वैसे रोकने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा हमें। अच्छा, क्या आप भी मानते हैं कि 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर है?
देखिए, राम मंदिर हमारा कभी मुद्दा नहीं रहा, वो आस्था का प्रश्न रहा है। बीजेपी का राम मंदिर मुद्दा नहीं रहा, वो आस्था का प्रश्न है ना। बीजेपी ने कभी चुनाव में राम मंदिर मुद्दा बनाया। बीजेपी का तो चुनाव में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, विकास ही मुद्दा है। उसी पर चुनाव बीजेपी लड़ती है। राम मंदिर पे बीजेपी नहीं लड़ती। राम मंदिर को मुद्दा बनाती हैं दूसरी पार्टियां। दूसरी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती आई हैं शुरू से ही। ये तो तभी खत्म हो गया था जब ये वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और ये थे, लेकिन कोर्ट की बात मानने को वो तैयार नहीं। अरे भाई, कोर्ट का क्यों लटका रहे हो 550 साल? एक कोर्ट का फैसला आने दो, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये वो विषय बिल्कुल अलग है। अच्छा, आप यूपी से आते हैं और यूपी की राजनीति से भली भांति परिचित हैं। यूपी में 10 राज्यसभा सीटों का चुनाव हो रहा है। 7 भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, जीत रहे हैं। 2 समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, जीत रहे हैं। 1 राज्यसभा सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कैंडिडेट खड़ा किया है, सपा ने भी कैंडिडेट खड़ा किया है। क्या लगता है आपको, कौन पहुंचेगा राज्यसभा में 10वां कैंडिडेट? देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा आकलन नहीं किया, पर मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा किया। पिछली बार भी हमारा जब कैंडिडेट खड़ा हुआ था तो हमारे पास 16 वोट एक्स्ट्रा थी। अनिल अग्रवाल हमने खड़ा किया था और फिर वो हमारा जीता था कैंडिडेट। तो हमारे पास फालतू वोट हैं और वो जीत सकता है, तो इसीलिए खड़ा हुआ, आकलन करके ही खड़ा किया गया होगा। और जो भी निर्णय होगा वो आ जाएगा। क्रॉस वोटिंग के भरोसे? क्रॉस वोटिंग के भरोसे, क्योंकि जो उनकी पार्टी में, अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य बगावत कर रहे हैं, अपना दल की वर्तमान विधायक बगावत कर रही हैं, और भी कुछ पार्टियां हैं। लोकदल उनसे अलग हो गई। जयंत चौधरी, उनके भी 8-7 MLA हैं, 8-9 MLA हैं। फिर ये राजा भैया वगैरह हैं। तो इन सब के भरोसे भारतीय जनता पार्टी को। आपने जयंत चौधरी की बात करी, आप खुद पश्चिम यूपी से आते हैं और पश्चिम यूपी की जो राजनीति है उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जाट लैंड है, बड़ा इफेक्ट रहता है RLD का वहाँ पर। जयंत चौधरी, अभी औपचारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ है कि वो NDA में शामिल हो गए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बातचीत हो गई है। जयंत चौधरी ने भी इशारों में कह दिया है कि वो NDA के हिस्सा हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद औपचारिक तौर पर यह ऐलान होगा कि जयंत चौधरी NDA में शामिल हो रहे हैं। देखिए, शामिल होना ना होना ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, उनकी तो द्वारा बात है। लेकिन कुछ विषय हैं, जब हमसे अलग थे, पिछली बार चुनाव लड़ी थी, सपा बसपा सब एक होकर लड़ी थी, तब हम जीते थे चुनाव। चौधरी अजीत सिंह भी हारे थे चुनाव, जयंत चौधरी भी हारे थे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते लड़ती है, लेकिन जहाँ भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व उचित समझता है, जिनको भी शामिल करना चाहता है, चाहे वो जयंत चौधरी हो NDA में शामिल होने के लिए, चाहे राजभर हों या और हों, वो उनका विषय है, हमारे स्तर का विषय ही नहीं है। हाईकमांड जो तय करता है, हम तो उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति के आधार पर नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का काम धर्म या जाति के आधार पर नहीं है। मोदी जी ने जो काम किया है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए किया है। एक योजना बताइएगा जो धर्म या जाति के आधार पर लागू हुई हो, और सभी जातियों का समर्थन और सभी धर्मों का समर्थन, वोट मोदी जी को मिल रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जयंत चौधरी और उनके दादाजी थे, उनके साथ मैंने काम किया, चौधरी चरण सिंह जी, जब उनको भारत रत्न दिया तो यही कांग्रेस वाले क्यों विरोध करने खड़े हो गए पार्लियामेंट के अंदर। हमने इनसे सवाल किया कि हमको ये बताइएगा, आपने तो दिया नहीं, आप तो एक परिवार को देते थे। मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर को दिया, तो और चौधरी चरण सिंह को दिया, PV स्वामीनाथन को दिया, PV नरसिंह राव को दिया, और किसानों को भी पद्मश्री देनी शुरू करी है। चाहे करनाल के सुल्तान सिंह हो, चाहे बुलंदशहर का त्यागी हो, चाहे बनारस, बहुत हर जगह के किसानों को जो अलग अलग क्षेत्र में अच्छा काम, पद्मश्री देने का काम किया जा रहा है। क्यों दर्द हो रहा तुम्हारे पेट में? भाई चौधरी चरण सिंह को दे दिया गया, कोई सवाल नहीं। तो सपा और कांग्रेस का अलायंस हो गया है, सीटों का बंटवारा भी हो गया है। यूपी के अंदर आपको क्या लगता है कि इस अलायंस का कोई फर्क पड़ेगा या कौन सी पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ? जब सपा और बसपा एक थी, उससे फिर कांग्रेस भी थी,
तो तब कुछ नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इस बार उत्तर प्रदेश में कमाल ही होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई खाता किसी का नहीं खुलेगा, 80 की 80 सीट जीतेंगे। अभी पुलिस भर्ती चल रही थी जिसमें परीक्षा भी हुई, तो इस पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के पीछे भी अलग अलग लोग अपने प्रकार से उसका विश्लेषण कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो अभी आपने भी बताया किसानों के बीच में काम करता हूँ। मैंने तो देखा लड़के 3-3 साल से मेहनत कर रहे थे, दौड़ रहे थे, फिर उनकी एज निकल गई। तो हमारे पास ही बहुत लोग आए कि साहब हमारी क्या गलती है, हमने मेहनत करी, हमारी एज निकल गई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मैंने भी बात की, पत्र भी लिखा और लोगों ने भी बात की। उन्होंने 3 साल का सबको छूट दी एज में, सभी वर्गों को दी। और अब भी जब मुख्यमंत्री जी की जानकारी में ये बात आई कि यहाँ इस तरह का पेपर लीक हुआ है, तो उन्होंने तुरंत STF का गठन किया, उसको सौंप दिया ये, और दोबारा रद्द करके, और सारा खर्चा सरकार उठाएगी। किया तो और क्या चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सरकार की नौकरी देने की नियत नहीं थी, जब पहला पर्चा लीक हुआ तभी सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश जी बताएं, उनके टाइम में, उनके पिताजी के टाइम में भर्ती हुई थी, उसकी जांच किसने की थी? मिश्रा जी थे, यहाँ रहे थे गाजियाबाद में SSP, हमारे यहाँ IG रहे थे। उन्होंने जांच की थी, कितने घोटाला किया था उस समय, कौन सी कॉपी मेरिट के आधार पे हो रहे थे। उस समय तो पर्ची जाती थी, पर्चियों के आधार पर होते थे। अब वो काम नहीं है। मोदी जी और योगी जी के टाइम में पर्ची का काम या गरीब की ना सुनी जाती हो, वो ख़त्म हो चुका है। तो उनको ये अधिकार ही नहीं कुछ कहने का। उनके टाइम के घोटाले तो अब तक सबके सामने आ रहे हैं। उनकी जांच हुई है, मिश्रा जी के अध्यक्षता में कमेटी थी जिसने जांच की, वो साबित हुआ। अच्छा, मोदी जी वर्सेस 2024 में आपको क्या लगता है कौन होने जा रहा है? कोई चेहरा आपको नजर आता है? देखिए, ऐसा है, मोदी जी ने हर क्षेत्र में इतना काम किया है, किसानों का हो, सेमी का, मजदूरों का हो, सारे लेबर लॉ जो अनामत शक्ति ख़त्म करने का काम किया है। और मैं तो ये कहता हूँ, चाहे विश्व स्तर पर भी इतना लोकप्रिय नेता नहीं है कोई। हम तो और देशों के, मेरा बेटा विदेश में रहता है 8-7 साल से, कहता है जितना सम्मान अब बढ़ा है, और उसके पीछे कारण है, हम कोविड जैसी बीमारी आई, मोदी जी के टाइम आई, पहले नहीं आई थी, इंतज़ार करते थे। मोदी जी ने जब कहा नहीं हमारे यहाँ बनेगी, सबसे पहले बनेगी, अपने यहाँ वैक्सीन बनी, 110 देशों को भेजने का काम किया, अपने यहाँ फ्री लगाने का काम किया, तब लोगों के आश्चर्य, और 80 करोड़ को मुफ्त राशन दिया, लोगों को, दुनिया को आश्चर्य हो रहा है। यानी अब की बार जो मोदी जी ने एक नारा दिया है, बीजेपी ने जो नारा दिया है, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, आप भरोसा है पूरा? वो तो निश्चित है। लेकिन मैं इनसे मैं थोड़ा सा पुरानी आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ, इस आंदोलन वाले पे मैं थोड़ा एक बात बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मोदी जी ने किसानों के लिए जो काम किया, किसी ने किया ही नहीं था। और उदाहरण के लिए एक देता हूँ ताकि लोगों को पता भी चल जाए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक आज तक वालों ने नहीं, DD न्यूज़ वालों ने कॉन्क्लेव किया था मेरठ में। तो एक लोकदल वाले, किसान यूनियन वाले, राकेश जी, सब लोग थे उसमें। मैंने प्रश्न किया, मोदी जी जब सरकार में आए थे 14 में, उस समय 2200-2300 रुपये क्विंटल चीनी थी। 2 साल तक गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ था। मुझको भी गन्ना आयुक्त के यहाँ ताला लगवाना पड़ा था। क्यों नहीं हुआ था? कि जाने से पहले 2 काम मनमोहन सिंह की सरकार ने किए थे। एक तो 40 लाख मैट्रिक टन राज शुगर ब्राज़ील से आयात की थी, जरूरत नहीं थी देश को। चलो आयात भी कर ली, कोई ऑब्लिगेशंस होंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा पहला, तो वो विदिन 3 मंथ रिफाइंड करके वापस करनी थी। लेकिन कैबिनेट का फैसला करके यहीं खपा दी, तो चीनी का रेट इतना डाउन हो गया। मिल वाले कहने लगे चला लो, हमारे बस की नहीं है मिल चलानी, नुकसान में जा रहे हैं। जब 2800 रुपये क्विंटल चीनी थी तब हम 200 रुपये देते थे गन्ने का रेट, अब हम कहाँ से 280 दें? मोदी जी आए,
हम लोगों ने करीब 100 सवा 150 किसानों को लेकर मिले उनसे, उत्तर प्रदेश से, गन्ना किसान। और मेरे ख्याल से आज़ाद भारत में ऐसा निर्णय कोई होगा। एक सप्ताह में प्रधानमंत्री ने जब समस्याएं सुनकर निर्णय किया कि 3100 रुपये कुंटल से कम चीनी घरेलू बाजार में भी नहीं बिकेगी। नंबर 2, 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, बाहर से एक दाना चीनी का नहीं आएगा। और एक्सपोर्ट की 60 लाख मेट्रिक टन चीनी सरकार ने नुकसान उठा के और 40 लाख का बफर स्टॉक बनाया। और जो 50 साल पुरानी हमारी मांग थी कि 10% कम से कम एथनॉल पेट्रोल में मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा ये मैंडेटरी होगा 10%, और अब 12.5% मिल रहा है, इसी साल 20% हो जाएगा। विजय पाल जी, आपने प्राइम न्यूज को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, उड़ीसा के प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, किसान आंदोलन के बारे में बताया, भारत सरकार क्या कर रही है पिछले 10 सालों से इसके बारे में बताया, और पूरा भरोसा ये जताया कि 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है उसमें इस बार एनडीए 400 के पार जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार।